So in the last class, we discussed about the chemical properties of metals and non-metals. हमने उसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की बात की थी, जिनमें हमने एक टेबल बना करके कंपेयर किया था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनको हाईलाइट भी किया था। कल हमने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस नहीं करी, केवल मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, जिसमें हमने देखा कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं अगर वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आते हैं या वाटर की कांटेक्ट में आते हैं या उनका डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन होता है और या फिर उनका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ होता है। सभी के लिए हमको ज़रूरत है रिएक्टिविटी सीरीज़ की। हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ देख करके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया कि कौन सा मेटल कौन सी रिएक्शन दे सकता है और एज कंपेयर टू वन मेटल दूसरा मेटल कितना अग्रेसिव रिएक्शन दे पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जिसमें हमने स्पेसिफिकली मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी। आज हम थोड़ी सी बात सबसे पहले कर लें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी नॉन मेटल्स किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। नॉर्मली नॉन मेटल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब वो मेटल्स जितने रिएक्टिव नहीं होते। तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन होगी वो लिमिटेड होगी, फिर भी होगी तो सही, इसलिए हमको देखना है कि नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नंबर वन, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बात याद रहे कि ऑक्सीजन खुद भी नॉन मेटल ही है, लेकिन ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है और बहुत ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, 20-21% रहता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो इसलिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जब हम किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी या किसी ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ पता करने जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ में उसकी रिएक्शन किस तरह से होगी, है ना। मेटल्स के साथ भी हमने सबसे पहले ऑक्सीजन ही देखा था, अभी भी हम ये देखेंगे कि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है और उससे नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं विच आर either acidic in nature or neutral। मेटल्स में आप याद करें हमने कहा था कि दे आर बेसिक इन नेचर और जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बोला था। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बेसिक एसिडिक या न्यूट्रल इन नेचर है, मतलब वो बेसिक कभी हो नहीं सकते। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन अगर शॉर्टेज हो ऑक्सीजन की, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सल्फर का भी ऑक्सीजन में कंबशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना लेता है। ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड्स दिख रहे हैं हमको, विच आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हाँ, तो हमने क्या कहा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, बेसिक कभी नहीं हो सकते। ठीक, तो ये एक बात होगी। उसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं कि कुछ नॉन मेटल्स भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हुए देखते हैं।
हाँ, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ एक एग्जांपल है, जिसमें क्लोरीन बीइंग मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ये ब्रोमीन को यहाँ से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और खुद HCl बना लेगा और ब्रोमीन को फ्री कर देगा। This type of single displacement reactions are also seen in specifically halogens. Fluorine, chlorine, bromine, iodine are the elements which are known as halogens. इसके अलावा जो रिएक्शन है वो मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन है, जिनका अपन ने जिक्र नहीं किया। बाकी बातें तो हमने कर ली, लेकिन मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में। तो केमिकली मेटल्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि वी से दैट मेटल्स आर द एलिमेंट्स which have the tendency to lose electrons and make electropositive ions. मेटल्स हमेशा यही करते हैं। मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, and it is the most convenient for them to lose one or two or three electrons out from their outermost shell in order to become stable. स्टेबल होने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज ही कर सकते हैं मेटल्स। वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकते हैं, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स लूज ही कर पाएंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम रह जाएंगे। तो जो एटम पहले न्यूट्रल था वो अब आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे आयन? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज अ मेटल having atomic number 11, so electronic configuration 281, इसके outermost shell में 1 इलेक्ट्रॉन है। In order to become stable it requires to remove 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देगा, निकाल देगा, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 के बजाय 10 ही रह जाएंगे। प्रोटॉन अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ये +1 हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे और दिस इज नाउ कैटायन, सोडियम कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये चीज हम मैग्नीशियम में दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 12, atomic number is 12, electronic configuration is 282. If it loses these 2 electrons, it will have 10 electrons only with it। 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, 2 + 1 10 ही बचे। प्रोटॉन्स अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, यानी 12, 12 - 10 +2, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे ये मैग्नीशियम का कैटायन या आयन है। ये बात हम एल्यूमिनियम के लिए कहेंगे तो इस तरह कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। अगर ये स्टेबल होने के लिए आउटरमोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बच जाएंगे। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स अभी भी उतने ही हैं, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम का आयन बनेगा, जिसको हम Al+3 से डिनोट करते हैं। सो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। ये मेटल्स का केमिकल डेफिनेशन भी है। और यही बात हमको समझनी है कि नॉन मेटल्स क्या करते हैं। नॉन मेटल्स या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या तो शेयर करते हैं। नॉन मेटल्स कैन डू बोथ द थिंग्स। जैसे एक नॉन मेटल है ऑक्सीजन, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा। 8 उसका एटॉमिक नंबर है, 2 6 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझो मैग्नीशियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन 2 गेन करने की वजह से इसके ऊपर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 तो पहले से थे, +2 10 हो गए, और इसके
प्रोटॉन्स उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका चार्ज नेगेटिव में है, 10 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन, तो इस पर नेट चार्ज, मैंने ऑक्सीजन की हम बात करें -2 हो गया, ये -2 यहाँ पे आप लिख दोगे। तो एक नॉन मेटल आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कहीं और से आए होंगे, समझो मैग्नीशियम ने दे दिए, कैल्शियम ने दे दिए, या 2 सोडियम एटम्स ने मिलकर के दे दिए, ऐसे करके इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो गेन करने के बाद इसका आयन बन जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो डिजायर्ड थे वो आ गए हैं। ये बात अगर आप क्लोरीन के लिए देखें तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर देखो 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, समझो सोडियम ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये वाला, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 18 हो गए, इसके पास प्रोटॉन की वजह से +17 चार्ज था, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हुआ है, -18 +17 -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब मेटल्स के साथ में रिएक्शन होता है तो क्योंकि मेटल्स शेयरिंग नहीं करते, इसलिए नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है ना। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो नॉन मेटल्स उसको गेन कर लेते हैं। जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन और क्लोरीन के देखे। मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो मेटल्स के ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज वाले आयंस बन गए। इन दोनों ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में अट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और फिर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एक आयन मेटल से बना है जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा नॉन मेटल से बना है जो नेगेटिवली चार्ज है। ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, विच हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन आयंस। आयंस के बीच में बना है, इसलिए आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं हम इसको। और जब ये आयनिक बॉन्ड बनने से कोई कंपाउंड बनता है तो हम उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। So the take home message from all this discussion for us is that metals lose electrons, non-metals gain those electrons lost by metals, and they both gain charges on them, opposite charge, positive on metals, negative on non-metals, and then they subsequently attract each other to form ionic compounds, right? So ionic compounds are the compounds which are made by attraction between oppositely charged ions, cations and anions. They attract each other by a very strong force, electrostatic force, and that is why ionic compounds have some specific characteristics. ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी हम कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल जैसे सॉलिड्स आप जो घर में जो आपके खाने में सॉल्ट यूज होता है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, दैट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। सोडियम और क्लोराइड आयन के मिलने से बना है, Na+ और Cl- के मिलने से बना है। तो वो आयनिक कंपाउंड जो है, अगर आप उसको देखो
टच करके हाथ में उठा के तो आपके हाथ में क्रिस्टल महसूस होगा. सो दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. दे आर soluble in water. जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो क्योंकि वो आयन से मिलके बने हुए हैं, उनके आयंस वाटर में फ्री हो जाते हैं. इसको हम बोलते हैं कि दे गेट आयनाइज्ड इन वाटर. वाटर में वो आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, और जब वो डिजॉल्व फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में होते हैं तो उनके डिजॉल्व फॉर्म में यानी उनके सॉल्यूशन में या उनकी मोल्टन फॉर्म में हमेशा आयंस प्रेजेंट होने की वजह से दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स और they are good conductors of electricity in dissolved form or in molten form. मोल्टन फॉर्म मतलब जब उनको इतना गर्म किया जाए कि वो मेल्ट हो जाए, लिक्विफाइड हो जाए. और उनको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है. ये उनका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है. They always have high melting points. क्यों हो गए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? क्योंकि उनको क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनको मेल्ट करने के लिए आपको उनके आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. जब आप ऐसा करोगे तो उसके लिए आपको बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट चाहिए. जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो ही जाता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज जस्ट अ टेम्परेचर. ठीक है. सो दीज फोर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दैट दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर soluble in water, they are electrolytes or good conductors of electricity in dissolved form or in molten form, and their melting points are very high. ठीक है. इन सब के पीछे रीजन यही है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा हुआ होता है आयंस के बीच में. आयंस डिजॉल्व भी इसीलिए हो जाते हैं, मतलब कि आयंस वाटर में, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में आयंस अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए आयनाइजेशन क्विकली होता है. सो दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर. तो ये जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा आयंस के बीच में, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से समझाया जाता है. और हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से या इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के नाम से. क्या मतलब हुआ इस बात का? कि आप किसी आयनिक कंपाउंड को बनते हुए दिखाओ जिसमें मेटल हो, नॉन मेटल हो, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डॉट या क्रॉस की हेल्प से दिखाना है, उनके एटॉमिक नंबर्स लिख करके उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. हमें पता है कि दे रिक्वायर टू गेट स्टेबल. इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल दे विल आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो नॉन मेटल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे. हमको इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है. एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between metal and a non-metal so that an ionic compound can be formed. So this is formation of ionic compound also, in which exchange of electrons take place. So let us see.
फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। आपकी बुक में ये दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सिखाओ, बताओ कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कि किस तरह से ये बना। तो देखें कि मैग्नीशियम हमें पता है 12 इज एटॉमिक नंबर एंड 282 देयरफॉर वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाला शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात हम 9th क्लास से सीख के आए हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही यहाँ पे शो करना है इन द फॉर्म ऑफ डॉट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने यहाँ पे शो कर दिए। सो मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 with 2 electrons in outermost shell which are to be exchanged। इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ होना है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बिना स्टेबल नहीं हो सकता। क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल जो है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। मतलब 1 एटम ऑफ क्लोरीन कैन नॉट एक्सेप्ट both the electrons lost by magnesium। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए 2 क्लोरीन के एटम्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम शो करते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक यहाँ पे शो कर दिया, एक यहाँ पे शो कर दिया। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम डॉट के बजाय क्रॉस से शो कर रहे हैं सो दैट आफ्टर एक्सचेंज भी हम पहचान पाए कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्लोरीन के पास जो पहले से ही थे वो कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरीन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है। इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो वी विल शो इट लाइक दिस। इसने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हुआ मैग्नीशियम का, वो यहाँ पे शो करें कि जो मैग्नीशियम एटम था उसने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक इधर दे दिया एक इधर दे दिया, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 रह गया। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही रह गए। और जैसा हम थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि अब 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा हैं इसके पास, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, 2 प्रोटॉन्स एडिशनल होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया Mg+2। और आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन पहले थे वो उसने क्लोरीन को दे दिए, इसलिए हम यहाँ पर कोई डॉट शो नहीं करेंगे। हम इस तरह से ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। क्लोरीन के दोनों एटम्स को हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम उसके बाहर शो कर देंगे कि ये 2 हैं। तो अब जो क्लोराइड आयन है ये एक्चुअली एटम नहीं है, जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से इसके पास थे, उनको हम क्रॉस से शो कर रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन आया है मैग्नीशियम से। ऐसा करने वाले 2 आयंस बन गए हैं। 2 एटम्स थे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के गेन करने के लिए, तो क्लोरीन के जो आयंस बने हैं वो 2 आयंस बने हैं इसलिए, और उनके ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। -1 नहीं लिखते हैं, ओनली माइनस लिखते हैं। तो 1 ion of magnesium and 2 ions of chlorine are involved here। इसको हम MgCl2 से शो कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम इज द मेटल, ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल। इन दोनों के बीच में किस तरह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो कि सोडियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड बने। तो सोडियम का हमें मालूम है कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बी लॉस्ट इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी गेन्ड इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सोडियम का एक एटम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास है ही नहीं, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते,
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। वी आर ओनली फोकसिंग अपॉन द वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, सिर्फ वही काम के हैं। तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मांगता है। तो जिस तरह से लास्ट रिएक्शन में क्लोरीन के 2 एटम्स आए थे, यहाँ ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सोडियम के 2 एटम्स आते हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो सोडियम के क्योंकि 2 एटम आने वाले हैं तो हम 2 बनाते हैं। एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है। आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम इस तरह से शो कर रहे हैं। उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऑक्सीजन जो था उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, एटॉमिक नंबर 8 है। तो सोडियम इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको दे रहा है। दोनों सोडियम के एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, दोनों ने सिंगल पॉजिटिव आयन बना लिया, दोनों स्टेबल हो गए। ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो ऑक्सीजन को मिल गए। ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज आएगा और वो भी स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम के आयंस पहले शो करेंगे, Na+ हो गया वो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 की बजाय 28 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। और ऐसा करने वाले 2 एटम्स थे तो आयंस भी सोडियम के 2 बने। जबकि ऑक्सीजन का एक एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 सोडियम एटम्स से उसको मिल गए, तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। और ऐसा करने वाला ऑक्सीजन का एक ही एटम था तो आयन भी एक ही बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब इसका 2 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो दोनों स्टेबल हो गए और अब जो कंपाउंड बना है उसका फॉर्मूला भी हमें दिखने लग गया, Na2O। ठीक है, इजी है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपसे बनवाता हूं इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन शो करो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा हूं मैं, और आप इसे देखे बिना, मतलब ये देखो भी मत कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं से हेल्प लिए बिना डू इट योरसेल्फ। एल्यूमिनियम का मैं आपको बस ये बता देता हूँ, वैसे मैंने इसी वीडियो में बताया है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और ऑक्सीजन का 8 है। अब आप अपने आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, और जिस तरह से हमने ऊपर किया है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दोनों के एक्सचेंज शो करो। एक्सचेंज के बाद आयंस किस तरह की बनते हैं, ब्रैकेट्स में आयन शो करो और बाद में फॉर्मूला बनाओ। नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दोनों का लिखो, एल्यूमिनियम का भी लिखो और ऑक्सीजन का भी लिखो। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये सेक्शन हमारा इसी के साथ में कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।